हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 का, जिसका नाम है वेंचुरीमीटर। ये हमारा थर्ड टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का और ओवरऑल 12th नंबर का लेक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिराइव बर्नौलीज थ्योरम, ये एक टॉपिक पढ़ा था। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन बर्नौलीज थ्योरम। एक बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। तो आज का दोस्तों हमारा लर्निंग आउटकम है अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन और डिराइव द इक्वेशन फॉर डिस्चार्ज थ्रू द वेंचुरीमीटर और डिराइव द इक्वेशन ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर। मतलब हमें एक डेरिवेशन सॉल्व करना है जिसमें हमें ये देखना है कि बर्नौलीज थ्योरम वेंचुरीमीटर पे किस तरीके से अप्लाई की जाती है। उसके अलावा हमको पढ़ना है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर। उसके अलावा पढ़ना है हमें डिफाइन सीडी सीवी एंड सीसी। तो सीडी होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सीवी होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और सीसी होता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और इसके अलावा एक और लर्निंग आउटकम है हमारा, हमें आज सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स ऑन वेंचुरीमीटर दोस्तों। सो प्रोग्राम आउटकम में देखिए PO1 PO4 PO6 PO7 ये चार PO सेटिस्फाई हो रहे। जो PO1 होता है बेसिक नॉलेज इंजीनियरिंग नॉलेज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए वो सेटिस्फाई हो रहा है। PO4 प्रैक्टिकल आउटकम के लिए रहता है, तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल है इस टॉपिक पे, इसलिए ये PO4 सेटिस्फाई हो रहा है। PO6 और PO7 जनरल है जो आप लोग हमेशा पढ़ रहे हो हर टॉपिक में, तो ये दोनों भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट से। तो ये जो कोएफिशिएंट ये टॉपिक में हमें आने वाले हैं आगे चल के, ये तीनों कोएफिशिएंट। तो बेसिकली देखिए कोएफिशिएंट तीन टाइप के होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ओरिफिस मीटर पे और वेंचुरी मीटर पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का यूज किया जाता है। पिटॉट ट्यूब में बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का यूज किया जाता है और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिफिस मीटर के वेना कॉन्ट्रैक्टर में यूज किया जाता है दोस्तों। तो देखिए ये कभी कभी डेफिनेशन आता है एक्सप्लेन वेरियस हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट करके, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ सिंपली इतना लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जैसा इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। सो उसके बाद इज इक्वल टू रहेगा क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्यू थ्योरेटिकल। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलता है तो एक्चुअल एरिया एट वेन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस। तो ये जब हमारा इसका ओरिफिस मीटर का टॉपिक चलेगा तो उस समय इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। तो और तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। सो ये पिटर ट्यूब में काम में आएगा, तो ये डेफिनेशन याद में रखिए, ये तीनों चीजें हमें काम में आने वाली है आगे चल के। आगे बढ़ते हैं फिर। सो वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर में देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन टूल्स डॉट कॉम इस वेबसाइट से हम लोगों ने ये जो एनिमेशन है लिया हुआ है। ये वेंचुरी मीटर है जिसमें ये दिखा रहा है कि ये कैसे कैसे लिक्विड फ्लो होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको फ्लो दिखेगा कैसा होता है। तो ये मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है इसके ऊपर ध्यान में रखें, ये आगे ऐसा कैसा होता है करके, तो हमें आगे के टॉपिक में ये पता चलेगा। तो वेंचुरी मीटर, तो वेंचुरी मीटर क्या होता है देखिए दोस्तों, ये वेंचुरी मीटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन टाइप फ्लो मीटर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये रिस्ट्रिक्शन टाइप ऑफ फ्लो मीटर है जो कि वर्क करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। इन वेंचुरी मीटर प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वेंचुरी मीटर में क्या होता है, प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड होती है काइनेटिक एनर्जी में। और टू कैलकुलेट फ्लो रेट दैट इज डिस्चार्ज, तो ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग फ्लो रेट डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इन अ क्लोज पाइपलाइन। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे पाइपलाइन क्लोज पाइपलाइन में यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट शोन इन फिगर, कन्वर्जन सेक्शन, उसके बाद थ्रोट और डाइवर्जन को। ठीक है, तो ये तीन पार्ट से बन के तैयार होता है वेंचुरी मीटर। ये तीन पार्ट कौन कौन से है, ये पार्ट को कहा जाता है कन्वर्जन सेक्शन, ये थ्रोट और ये डाइवर्जन सेक्शन। तो ये तीन पार्ट को मिला के बनता है वेंचुरी मीटर। हम क्या करते हैं, जिस भी पाइप का हमको फ्लो में कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज, उस पाइप को बीच से काट देते हैं और उसके बीच में इस वेंचुरी मीटर को फिट कर देते हैं। और उसमें साथ में एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा देते हैं जिसका एक पाइप इनलेट रहता है पाइप में और दूसरा जो इनलेट रहता है उसका वो थ्रोट में रहता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब देखिए तीन पार्ट जो है
ये 3 पार्ट्स का क्या यूज है? तो ये 3 पार्ट्स क्या करते हैं? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फ्लोइंग लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो देखिए, फ्लो मेजर करने के 2 टाइप के डिवाइसेस है। एक वेरिएबल हेड मीटर है और दूसरा वेरिएबल एरिया मीटर है। सो वेरिएबल हेड मीटर किसको कहा जाता है? जो जब फ्लो मेजरिंग डिवाइस फ्लोइंग लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है और डिस्चार्ज कैलकुलेट करता है, तो उसको कहा जाता है वेरिएबल हेड मीटर। और दूसरा होता है वेरिएबल एरिया मीटर। तो ये जब जो फ्लोइंग लिक्विड डिफरेंट एरियाज में से, मतलब जो एरिया रहता है इंस्ट्रूमेंट का, वो अलग अलग रहता है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन रहता है। तो वेरिंग क्रॉस सेक्शन की वजह से जब वो डिस्चार्ज कैलकुलेट करता है, तो उसको कहा जाता है वेरिएबल एरिया मीटर डिवाइस। तो वेंचुरी मीटर या ओरिफिस मीटर ये वेरिएबल हेड मीटर की कैटेगरीज में आते हैं। अभी देखिए वर्क कैसे करता है, बहुत सिंपल है। तो देखिए क्या है, इसमें एक पाइप है, पाइप में हम लोगों ने वेंचुरी मीटर लगा दिया। वेंचुरी मीटर के 3 पार्ट्स है, कन्वर्जन, थ्रोट और डायवर्जन। और साथ में हम लोगों ने लगा दिया है मैनोमीटर, जिसमें फ्लोइंग लिक्विड है, मैनोमेट्रिक लिक्विड है मर्क्यूरी। फ्लोइंग लिक्विड ऑयल, वाटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैनोमेट्रिक लिक्विड बेसिकली ज्यादातर कौन सा यूज किया जाता है? मर्क्यूरी। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। और अगर ये डिफरेंशियल मैनोमीटर, मतलब सभी मैनोमीटर्स में सिर्फ एक जो मैनोमीटर होता है इन्वर्टेड में, तो उसमें ये जो मैनोमीटर होता है ये उल्टा होता है। तो वहां पे मैनोमेट्रिक लिक्विड मर्क्यूरी को छोड़ के कोई भी और लगाया जाता है। सो बाकी कंसेप्ट में फ्लोइंग लिक्विड हल्का रहता है, मैनोमेट्रिक लिक्विड भारी रहता है, लेकिन सिर्फ इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में फ्लोइंग लिक्विड फ्लोइंग लिक्विड भारी होता है और मैनोमेट्रिक लिक्विड हल्का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कन्वर्जन कोण और डाइवर्जन कोण, इनका पर्पस क्या है? तो इनका पर्पस होता है दोस्तों, ये फ्लोइंग लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो बेसिकली देखिए, कन्वर्जन कोण का काम क्या रहता है? ये जो आने वाला लिक्विड है उसको, उसका पैसेज को ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज करने की वजह से उसके बाद में क्या लगा रहता है? थ्रोट लगा रहता है। तो थ्रोट का स्पेसिफिकेशन है, पाइप के डायमीटर से थ्रोट का डायमीटर आधा रहेगा। जैसे जितना भी पाइप का डायमीटर रहेगा, उससे थ्रोट का डायमीटर आधा रहेगा। कन्वर्जन का स्पेसिफिकेशन रहेगा, इसका जो ये एंगल है, ये एंगल 21 से 23 डिग्री के बीच में रहता है। और लास्ट में जो सेक्शन लगा है डाइवर्जन कोण, ये डाइवर्जन कोण का पर्पस क्या है? इसमें देखिए इसका जो लेंथ है वो ज्यादा है और इसका जो एंगल होता है ये 5 to 7 डिग्री, तो बेसिकली ये 6 डिग्री के आसपास इसका एंगल लिया जाता है। अब ये एंगल वगैरह का क्या यूज है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए जैसा ये इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, ये फ्लोइंग लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है और उसके थ्रू प्रेशर मेजर किया जाता है। तो फ्लोइंग लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए 3 पार्ट्स यूज किए हम लोगों ने, कन्वर्जन, थ्रोट और डाइवर्जन। मतलब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? फ्लोइंग लिक्विड की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है ना? अब एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? जो फ्लोइंग लिक्विड है तो उसमें प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीन एनर्जी रहेगी। अब हॉरिजॉन्टल पाइप है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का दोनों साइड में, दोनों मेजरिंग पॉइंट के ऊपर वो इक्वल हो जाएगी, तो उसका कोई उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर होगा? यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम रहेंगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। मतलब ये प्रेशर और वेलोसिटी में क्या हो रहा है? दोनों सेक्शंस में चेंजेस हो रहे हैं। और ये चेंजेस कौन कर रहा है? कन्वर्जन कौन चेंजेस कर रहा है? तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमको प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना है। अब देखिए क्या होता है कि इसको प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना है ना। अब देखिए क्या होता है कि ये प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करेगा और फिर जो निकला हुआ यहाँ से बाकी बचा हुआ फ्लूइड आगे बढ़ेगा, तो क्या करेगा? वो इस सरफेस को चिपकते हुए जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस हुआ है, वो एनर्जी का लॉस यहाँ पे हम रिकवर कर सकेंगे। ठीक है, ये कैसे रिकवर करके क्या होता है, इसका इम्पैक्ट वो हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए अब अज्यूम करिए, ये अभी आपको ये 3 चीज समझ आई होगी, कन्वर्जन, थ्रोट और डाइवर्जन। अभी अज्यूम करिए कि अभी ये पाइप है, पाइप में से लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सा प्रेशर रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ से जब इन करेंगे प्रेशर तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से जब इन करेंगे प्रेशर तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस कंडीशन में क्या होगा? मैनोमीटर के दोनों लेवल सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में प्रेशर कौन सा रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब यहाँ से हाई प्रेशर लिक्विड एंटर करेगा और वो फ्लो करेगा, कन्वर्जन सेक्शन में क्या होगा? वो लिक्विड का पैसेज कम हो रहा है। और थ्रोट में क्या हो रहा है कि पाइप के डायमीटर से आधा डायमीटर है। अब देखिए हमारा पाइप डायमीटर भर के पानी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर आ रहा है, तो यहाँ से पानी भर के आ रहा है पूरा पाइप डायमीटर से, लेकिन बाहर कितना निकल रहा है? थ्रोट के डायमीटर के जितना पानी। तो जितना पाइप का डायमीटर है उससे थ्रोट का डायमीटर आधा है, मतलब आधा ही पानी बाहर निकल रहा है। तो बचा हुआ आधा पानी कहाँ जाएगा? वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, और ये पीछे नहीं जा पाएगा। क्यों?
पीछे से ऑलरेडी कंटिन्यूअसली पानी आते जा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, मास बढ़ जाएगा, जिस वजह से प्रेशर बढ़ेगा। अब ये बढ़ा हुआ प्रेशर कहाँ पे जाएगा, इस ट्यूब के अंदर। तो ये जो दोनों लेवल सेम थे मैनोमीटर के, अब ये दोनों लेवल्स में से क्या होगा, ये लेवल नीचे जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम जाके कहाँ तक जा सकता है, एक्सिस लाइन तक। अब ये जितना भी नीचे जाएगा उतना ही ये लेवल ऊपर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि पाइप के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है H1, पाइप के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है H2, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब हमको मिलता है x। ये याद है आप लोगों को, प्रैक्टिकल में भी हम लोगों ने किया है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस मिलता है हमको यहाँ पे x। अब ये x को इससे फॉर्मूले से ये कैसे निकाला जाता है डिस्चार्ज, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को, होप करता हूँ। कन्वर्जन कौन समझ में आ गया होगा आपको, थ्रोट समझ में आ गया होगा आपको, डाइवर्जन कौन समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, ये इसका कन्वर्जन, डाइवर्जन और थ्रोट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद वर्किंग। सो पेंचुरीमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो बर्नौलीज इक्वेशन पे वर्क करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है। मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, मतलब इधर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पाइप का डायमीटर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, स्क्वायर कम है। यहाँ पे पाइप का डायमीटर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। Cross sectional area of a throat of a section is smaller than inlet section due to its velocity of flow at throat section is higher than velocity at inlet section। मतलब ये थ्रोट का डायमीटर छोटा होने की वजह से ये वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा कहना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नोजल का जो काम करता है, या हम लोग सिंपली पाइप का, अगर आप पाइप झाड़ियों पे पानी मार रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप का मुंह बंद कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर, पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन बाहर जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है हमको, वेलोसिटी, ठीक है। द इंक्रीज इन वेलोसिटी एट द थ्रोट रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर एट द सेक्शन। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इस वजह से क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, मतलब यहाँ पे अब एक प्रेशर मिलेगा अलग, यहाँ पे हमको एक अलग प्रेशर मिलेगा। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस डेवलप बिटवीन इनलेट वॉल एंड थ्रोट ऑफ द सेंचुरी, द डिफरेंस इन प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर बाय प्लेसिंग द दिस बिटवीन द इनलेट सेक्शन एंड थ्रोट। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये हम लोग कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। तो यहाँ से H1 मिलेगा, यहाँ से H2 मिलेगा, दोनों का डिफरेंस मिलेगा हमको x। यूजिंग दिस प्रेशर डिफरेंस वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट फ्लो रेट थ्रू द पाइप। तो ये प्रेशर डिफरेंस वैल्यू को हम लोग यूज करके फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं, ऐसा कहना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्लो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2GH। तो देखिए यहाँ पे दो फ्लो रेट लिखे हुए, थ्योरेटिकल फ्लो रेट और एक्चुअल फ्लो रेट। तो थ्योरेटिकल फ्लो रेट उस फ्लो रेट को कहा जाता है जिसमें लॉसेस नहीं रहते दोस्तों, ठीक है। सो और एक्चुअल फ्लो रेट उस फ्लो रेट को कहा जाता है जिसमें लॉसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा कोई भी लॉसेस का नाम नहीं है यहाँ पे, इस वजह से ये फ्लो रेट कौन सा हो गया, थ्योरेटिकल फ्लो रेट, और ये कौन सा हो गया, एक्चुअल फ्लो रेट। अब आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसके पीछे एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। इसमें A1 A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट इनलेट एंड थ्रोट, मतलब ये एरिया ऑफ पाइप है A1, और A2 है एरिया ऑफ थ्रोट। G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H है प्रेशर हेड डिफरेंस, ठीक है। लेकिन हमको मैनोमीटर से क्या मिलेगा, x मिलेगा, और x को हमको काय में कन्वर्ट करना है, H में। और CD क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो होप, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब ये जो हमें डेरिवेशन पढ़ना है, वो डेरिवेशन क्या है, तो देखिए ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन, ये वेंचुरी मीटर है, इस वेंचुरी मीटर पे हमको ये वेरिएशन मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो दो सेक्शन है, इस पे बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। इसका आगे सॉल्व किया हुआ है, उसको देखिए तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑन वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर। तो ये जो डेरिवेशन है, ये वेंचुरी मीटर पे भी अप्लाई किया जाता है और ये ऑरिफिस मीटर पे भी अप्लाई किया जाता है। सो ये डेरिवेशन क्या है, तो देखिए जो वेंचुरी मीटर का हम लोगों ने भी फॉर्मूला देखा, Q इज इक्वल्स टू CD A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। वो फॉर्मूला कहाँ से आया, उसके लिए ये डेरिवेशन दिया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे ये वेंचुरी मीटर लगा हुआ है, जिसमें ये पाइप है, ये पाइप है, बीच में ये कन्वर्जन सेक्शन, ये थ्रोट सेक्शन और ये डाइवर्जन सेक्शन। अब ये कन्वर्जन, थ्रोट, डाइवर्जन क्या होता है वो सब आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ लिया है, हम उसको डिटेल में भी यहाँ पे नहीं जाएंगे।
इसके बीच में यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है, यूट्यूब का एक कनेक्शन लगा हुआ है पाइप में, दूसरा कनेक्शन लगा हुआ है थ्रोट में। सो देखिए एक्सेस डिस्टेंस से पाइप का साइज जो है उधर का हाइट है h1, और दूसरे साइड में देखिए मैनोमीटर लिक्विड जहाँ तक गया है वहाँ से लेके एक्सेस जो पाइप का सेंटर तक का डिस्टेंस है h2। सो h1 माइनस h2 मतलब होता है x, मतलब मैनोमीटर हमेशा कौन सा वैल्यू मिल जाता है हमको, x वैल्यू। ये ध्यान में रखिए, इसका बाद में हमारा यूज़ है। सो अभी हमें क्या करना है कि हमें वेंचुरी मीटर का डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को पता है कि वेंचुरी मीटर में दो सेक्शन होते हैं चेक करने वाले। पहला सेक्शन होता है पाइप सेक्शन, उसको हम लोगों ने नाम दिया है 1, और दूसरा सेक्शन है थ्रोट सेक्शन जिसको हम लोगों ने नाम दिया है 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम ऑन सेक्शन 1 एंड 2, मतलब पाइप सेक्शन पे और थ्रोट सेक्शन पे हमको बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है। अब बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है दोस्तों, तो प्रेशर एनर्जी दैट इज P बाय रो जी, वेलोसिटी एनर्जी v स्क्वायर बाय 2g, और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज z। तो वो अगर हम लोग 1 पे ले लगाएंगे तो इसको नाम देंगे P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1। वैसे ही जब हम लोग उसको सेक्शन 2 के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे दे दिए इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। तो ये दो सेक्शन पे हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि एनर्जी एट ऑल सेक्शंस रिमेन्स कांस्टेंट। सो एज ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, ये ट्यूब किस टाइप की दिखाई गई है आपको, हॉरिजॉन्टल। तो रेफरेंस लाइन से आप लोग देखेंगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा Z1 और यहाँ तक का डिस्टेंस होगा Z2। तो यहाँ पे ट्यूब हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या हो रहा है, Z1 इज इक्वल टू Z2, मतलब ये जो टर्म्स है इसमें से Z1 और Z2 ये दोनों भी वैल्यूज कट जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास में, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू, इस साइड में बचेगा P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g। सो Z1 और Z2 दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एज पर डायग्राम ये दोनों भी इक्वल दिखा रहे हैं, तो ये दोनों साइड की इक्वल वैल्यू है तो वो हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर्स की टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे और वेलोसिटी की टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे। तो देखिए यहाँ P1 बाय रो जी है, तो P2 बाय रो जी को हम लोगों ने इस साइड में लेके आ गए, तो वो हो गया माइनस P2 बाय रो जी, और यहाँ पे V2 स्क्वायर बाय 2g माइनस ये V1 स्क्वायर बाय 2g को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, बट H इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रेशर हेड। H क्या होता है, डिफरेंस इन प्रेशर हेड, मतलब दोनों साइड के प्रेशर के बीच का डिफरेंस। सो H इज इक्वल टू P1 बाय रो जी, एक साइड का प्रेशर है P1 बाय रो जी, दूसरे साइड का प्रेशर है P2 बाय रो जी, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, H हो गया। सो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2g माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ देखिए जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा इस इक्वेशन में, H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2g माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2g कॉमन है, तो ये हो जाएगा कॉमन वैल्यू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g, और ये 2g डिनोमिनेटर में, तो हम लोग इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो वैल्यू क्या बन जाएंगी दोस्तों, 2gh इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब हम लोग आगे यूज करेंगे यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम अपना कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हम लोग इक्वेशन दिए थे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो इस टर्म को हम लोग V1 के फॉर्म में निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा V1 के फॉर्म में, A2 V2 डिवाइडेड बाय A1, मतलब ये जो A1 है ये नीचे आ जाएगा। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हमको ये V2 की जो वैल्यू है ये कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा 2gh V2 स्क्वायर जैसा का वैसा रखेंगे माइनस V1 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, A2 V2 डिवाइडेड बाय A1 और उसका स्क्वायर। सो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल टर्म में ये जो जितने भी टर्म दिए इन सबको स्क्वायर लग जाएगा। तो नीचे के इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर। सो ये इक्वेशन कैसा बढ़ेगा, देखिए दोस्तों 2gh, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर। अब ये जो A1 है ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन में, सो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर इंटू 2gh इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए V2 और V2 कॉमन है, तो हम लोगों ने V2 को कॉमन बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब इस टर्म को हम लोग किस टाइप से लिखेंगे, V2 स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये जो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर 2gh डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में क्या कर रहे हैं, तो ये जो स्क्वायर है ये वाला, इसको हमको हटाना है। तो इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो इक्वल टू के सामने वाली साइड है उसमें अंडर रूट का साइन लग जाएगा।
तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी अब क्या रहेगा यहाँ पे V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर 2GH डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये रूट जो है, ये रूट को हमको इस इक्वेशन के साथ में कोरिलेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर के साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट लगाएंगे तो दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ A1। 2GH के साथ में कोई स्क्वायर नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2GH, और यहाँ नीचे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ऑल्सो यूज करेंगे Q इज इक्वल टू A2 इंटू V2। सो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय A2। यहाँ तक समझ में आया सभी को। तो आगे बढ़ते हैं, Q डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू हो जाएगा, V2 की जगह हम लोगों ने क्या की वैल्यू रख दी दोस्तों, यहाँ पे देखिए Q डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू A1 अंडर रूट 2GH डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ये A1 जो है, सॉरी A2 जो है ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये हो गया Q कौन सा है, थ्योरेटिकल इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल क्यों लिखा है, तो देखो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी पढ़े हैं ये चीज़ को, कि जब लॉसेस काउंट होते हैं तो उसको एक्चुअल डिस्चार्ज कहा जाता है, और जब लॉसेस काउंट नहीं होते हैं तो उसको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कहा जाता है। तो यहाँ पे लॉसेस कहीं पे भी नाम नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम दिया थ्योरेटिकल। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या दिया है, बट एक्चुअल डिस्चार्ज इज लेस देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, देयरफॉर न्यू टर्म CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इंट्रोड्यूस। अब देखिए हम जब भी प्रैक्टिकल भी करेंगे या न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो हमें हमेशा कौन सा डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, एक्चुअल डिस्चार्ज। सो ये हमको थ्योरेटिकल है, इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, ये इक्वेशन जो टोटल आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय CD करेंगे, और ये CD क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये Q कौन सा हो जाएगा, एक्चुअल इज इक्वल टू CD A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। सो CD की वैल्यू रहती है 0.98, ये रहती है वेंचुरी मीटर के लिए, और 0.64 ये रहती है ओरिफिस मीटर के लिए। सो ये जो CD बोला हम लोगों ने 0.98 अप्रोक्सीमेट फॉर वेंचुरी मीटर एंड CD इज इक्वल टू 0.64 फॉर ओरिफिस मीटर। तो ये वैल्यूज है CD की, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। मे बी अगर आपका कभी न्यूमेरिकल इसका आता है और आपको वैल्यू दी नहीं रही तो आप लोग इन वैल्यूज को अज्यूम करोगे। अगर वेंचुरी मीटर का है तो 0.98 और ओरिफिस मीटर का है तो 0.64। सो ये क्या शो करता है कि ओरिफिस मीटर में 0.36 मतलब 36% लॉसेस होते हैं, और वेंचुरी मीटर में सिर्फ 2% लॉसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट टर्म है ये है x का। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल और मैनोमेट्रिक लिक्विड इन द U2 मैनोमीटर। और हम जब फॉर्मूला यूज़ करते तो उसमें हमारे को वो वैल्यू मिलती है, हमको जो वैल्यू यूज़ करना है वो h की वैल्यू यूज़ करना है। लेकिन हमको मैनोमीटर अपना इसमें अगर मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन बोला या मैनोमीटर रीडिंग बोला तो वो वैल्यू कौन सी रहेंगी, हमेशा x की। इस बात को ध्यान में रखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है कि जब भी अगर मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन या डिफरेंस इन मैनोमीटर रीडिंग बोला उन्होंने तो वो जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा x का, और हमें जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है वो वैल्यू रखना होता है h का। तो h का वैल्यू क्या होता है, h इज इक्वल टू x S2 माइनस S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस 1, और उसी को फॉर्मूले को बोलते हैं x इज इक्वल टू x SM बाई SL माइनस 1। तो ये S2 मतलब होता है SM और S1 मतलब होता है SL। तो SM मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड और SL मतलब फ्लोइंग लिक्विड। मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल आता है और उसमें बोला है कि मर्क्यूरी मैनोमीटर, तो उसमें SM कितना हो जाएगा 13.6, क्योंकि मर्क्यूरी मैनोमीटर में मैनोमेट्रिक लिक्विड कौन सा रहता है, मर्क्यूरी, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रहता है 13.6। और अगर उसमें बोला है कि वाटर इज फ्लोइंग, तो वाटर इज फ्लोइंग बोला है तो SL हो जाएगा 1। सो अगर वाटर और मर्क्यूरी नाम रहते हैं तो ये दो वैल्यूज दी रहेंगी नहीं न्यूमेरिकल में, या आपको अज्यूम करना पड़ेगा फॉर मर्क्यूरी SM इज इक्वल टू 13.6 एंड फॉर वाटर SL इज इक्वल टू 1। और इसके अलावा अगर कोई भी लिक्विड दिया हुआ रहेगा तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर न्यूमेरिकल में मेंशन रहेगा। तो ये कंडीशन कब यूज करना है, जब हेवियर लिक्विड इज मैनोमीटर, मतलब अब मैनोमेट्रिक लिक्विड फ्लोइंग लिक्विड से भारी है तब ये कंडीशन यूज करेंगे। अगर इसका उल्टा लाइटर लिक्विड इन मैनोमीटर, तो ये लाइटर लिक्विड कहाँ पे आता है देखो, तो डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर में कौन सा, इन्वर्टेड वाला। ठीक है, सिर्फ वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसमें ये फॉर्मूला क्या है, h इक्वल टू x 1 माइनस S2 बाय S1 और x 1 माइनस SM बाय S1। मतलब फॉर्मूला एक ही है लेकिन लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस S2 बाय S1, यहाँ पे S2 माइनस S1 S2 बाय S1 माइनस 1 लिखा हुआ है, इसका उल्टा यहाँ पे 1 माइनस S2 बाय S1।
तो ये कब होता है दोस्तों, जब डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इन्वर्टेड वाला आप यूज करोगे तब, ठीक है, ये तब ये वाला वैल्यू फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। सो देखिए, वेंचुरी मीटर या ओरिफिस मीटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले की जरूरत है। तो आपको देखिए एक फॉर्मूला लगेगा क्यू एक्चुअल वाला, सी डी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। तो इसमें ए वन निकालना पड़ेगा आपको पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर से, ए टू निकालना पड़ेगा पाई बाय फोर डी टू स्क्वायर से, एच निकालना पड़ेगा इन दो कंडीशंस में से जो दी है। इसके अलावा सी डी है, सी डी एक तो गिवन रहेगा, अगर गिवन नहीं है तो ये दो वैल्यू में से आपको कोई भी वैल्यू अज्यूम करना। अगर वेंचुरी मीटर है तो 0.98 अज्यूम करोगे, और ओरिफिस मीटर है तो 0.64 अज्यूम करोगे। उसके अलावा जी का वैल्यू आपको पता है 9.81 रहता है, और एच का वैल्यू इन दो फार्मूले से मिल जाएगा। ए वन ए टू का फार्मूले से आपको, एरियाज के फार्मूले से ए वन ए टू का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से आप हमेशा क्यू एक्चुअल निकालेंगे। तो इसमें मे भी ये 4 टर्म्स में से कोई भी एक टर्म अननोन रहती है, बाकी टर्म नोन रहती है। मतलब हो सकता है कभी बोलेगा कि A1 D1 निकालो, कभी बोलेगा D2 निकालो, या कभी बोलेगा X निकालो, या कभी बोलेगा डिस्चार्ज निकालो, ठीक है। तो ये ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स में ये 4 टर्म्स याद रखना, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, जो कि वेंचुरी मीटर टॉपिक के ऊपर आते हैं एग्जाम्स में बहुत बार। तो ये क्वेश्चंस आपको एज अ असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये और उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं, आगे का टॉपिक रहेगा हमारा ओरिफिस मीटर। थैंक यू वेरी मच।